Hello, my dear aspirants of RPC Grade 2. Welcome back to Literature IQ Education. जैसे कि आपका एग्जाम बहुत नियर बाय है और आप लोग जो हैं अपनी तैयारी को लेकर के काफी सीरियस होंगे, तो इसके लिए मैंने एमसीक्यू से रिलेटेड जो है आपकी एक सीरीज लास्ट टाइम स्टार्ट की थी और इसमें मैंने अराउंड 7 जो पॉम्स हैं वो आपकी एमसीक्यू के थ्रू विद स्ट्रक्चर ऑफ द पॉम, इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर जो है उसकी थोड़ी थोड़ी जो है डिस्क्रिप्शन दे करके मैंने कंप्लीट जो है कोशिश की थी कि पूरा जो टॉपिक है आपका कवर हो जाए। तो उसकी उसी सीरीज का जो है नेक्स्ट पार्ट है ये लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जे प्रूफ्रॉप, दैट इज रिटन बाय टी.एस. एलियट. So let's discuss this poem first and then we will do around 25 MCQ related to it. So इससे आपका क्या होगा, एक टॉपिक पे जो है कंप्लीट आपका एक होल्ड हो जाएगा और आप इजीली जो है आंसर्स कर सकेंगे अपने एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दिस पोम इज रिटन बाय टी.एस. एलियट। जो पोम का नाम है आपका द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉप, जो कि कब लिखी गई थी 1915। और आपने टी.एस. एलियट जो है इसको और भी पॉम्स के लिए काफी बार जो है पढ़ा होगा, जैसे कि इनकी पॉम है द वेस्टलैंड, जो मॉडर्न एज के ऊपर जो है एक आप कह सकते हो मॉडर्न एज को फोकस करके इस पॉम को लिखा गया है कि जो मोरल वैल्यूज हैं या जो इंसान के अंदर से आप कह सकते हो जो अंदर से जो इंसान है डिस्पेयर है उसके अंदर, उसको इसके अंदर जो है रिफ्लेक्ट किया गया है। 4 क्वार्टेट्स भी इसका इंपॉर्टेंट है और ये क्रिटिसिज्म में ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट हम लोग पढ़ते हैं इनका। तो ये आपको थोड़ा सा ब्रीफ में मैंने बता दिया कि वेस्टलैंड, 4 क्वार्टेट, ट्रेडिशन, द इंडिविजुअल टैलेंट, ये भी इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। और प्लस जो है जो आपके सिलेबस में है लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉप, ये तो इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो थे अमेरिकन बॉर्न ब्रिटिश पोएट थे, प्लेरिट भी थे यानी ड्रामा भी लिखते थे और एक क्रिटिक भी थे, क्योंकि इन्होंने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट आपको पता है लिखा है। देखिए पहले ये अमेरिकन थे, ये चीज आपको जरूर ध्यान रखनी, क्योंकि हो सकता है कि अबाउट द राइटर आपको 4 जो है दे रखी हो स्टेटमेंट एंड यू हैव टू चूज विच वन इज करेक्ट और विच वन इज इनकरेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है ही इज नॉट ब्रिटिश बाय बॉर्न, ही वाज अमेरिकन बाय बॉर्न, ठीक है, बाय बर्थ जो है, सॉरी, ही वाज अमेरिकन बाय बर्थ। तो बाय बर्थ जो है ये अमेरिकन थे, ब्रिटिश जो है ये बाद में इन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी, प्लेरिट एंड क्रिटिक जो है ये थे। ये लीडर ऑफ द मॉडर्निस्ट मूवमेंट इन पोइट्री जो है माने जाते हैं, यानी कि इनका जो आप कह सकते हो राइटिंग जो स्टाइल है उसको देख करके हम कह सकते हैं कि ये मॉडर्न पोइट्री के जो है लीडर थे। इन्होंने फेमस वर्क्स मैंने बता दिया, ये वर्क्स लिखे थे। इनके जो वर्क्स हैं उनके अंदर आपको हैवी यूज ऑफ एल्यूजन्स मिलेगा, इवन जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनके बारे में भी जो है आपको इनके वर्क्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो इन्होंने एल्यूजन्स लिए हैं। फ्रेगमेंटेशन आपको पता है मॉडर्न एज जो है वो फ्रेगमेंटेड थी, है ना। मॉडर्न एज के अंदर आपको पता है कि अराउंड ऐसी एज जहां पर 1939 से लेकर 45 का जो टाइम पीरियड माना जाता है वो ऐसा था जिसमें जो वर्ल्ड है वो जूझ रहा था वर्ल्ड वॉर 2 से, ठीक है। तो ये जो पॉम्स है आपकी ये अराउंड मॉडर्न एज में लाई करती, जैसे देखिए 1915 जब कियोस एंड क्रियोटिक सिचुएशन, जैसे 1914 से लेकर के 1918 का जो टाइम पीरियड है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का माना जाता है, और उसके बाद 1939 से लेकर के 1945 तक का जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम पीरियड माना जाता है। तो इसके मिडल में जो राइटिंग्स आई थी जनरली वो ऐसी राइटिंग्स थी जिसके अंदर डिस्पेयर, फ्रेगमेंटेशंस, या आप कह सकते हो ऐसा टाइम पीरियड था जब लोग जो हैं वो डिस्पेयर की तरफ जा चुके थे। तो आपको जो है इनके वर्क्स में फ्रेगमेंटेशन मिलेगा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और आयरनी जो है इनके वर्क्स में। जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आप देखना, ये टर्म वैसे जो है आपको पता है कि पॉपुलराइज करने का जो है वर्जीनिया वुल्फ को इसका क्रेडिट जाता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और हेनरी जेम्स जो है उन्होंने भी इसको काफी हद तक जो है आप कह सकते हो इनिशियली इसको यूज किया था अपनी राइटिंग्स के अंदर। तो देखिए जो लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉप है इसमें हमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो हमें भर भर कर देखने को मिलती है। देखना वो जब सोच रहा होता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि आप जब आपके माइंड के अंदर जो है फ्लो ऑफ थॉट्स चलते रहते हैं, यानी जो रो क्योटिक, मतलब आप कंफ्यूजन में है, क्योटिक सिचुएशन में है और वो थॉट्स जो है वो आपके दिमाग में चलते रहते हैं, तो उनको जो है रो यानी रो फॉर्म में, उसको कुछ भी वो आर्टिफिशियलिटी उसके अंदर नहीं लेके आए। जैसे थॉट आए, जैसे अल्फ्रेड जो प्रूफ्रॉप है उसके दिमाग में वो ही इज डूइंग, मतलब ही इज ट्राइंग टू डू सम काइंड ऑफ प्रपोज, ठीक है, वो प्रपोज करना चाहता है, बट लुकिंग एट हिज एज वो सोचता है इट इज वेरी लेट एंड इट्स टू लेट टू प्रपोज एनीवन,
फिर उसको लगता है यानी यहाँ पे जो है इस पोम के अंदर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, उसके दिमाग में जो भी रो आइडियाज चल रहे थे, थॉट्स चल रहे थे, जैसे कि मैं तो इतना पतला सा हूँ, मुझसे जो है ये नहीं होगा, मतलब मैं जो हूँ बाल्ड हो चुका हूँ, ये मुझे नहीं शोभा देता है ऐसा करना। तो ऐसे कुछ जो है इसके अंदर आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से रिलेटेड कुछ चीजें दिखेंगी। ये जो इसका एपिग्राफ है, देखिए क्या है कि ये जो पोम जो स्टार्ट होती है ना, तो जहां से जैसे आप पोएट्री फाउंडेशन से पोम को पढ़ते हो, तो पोएट्री फाउंडेशन से पहले जब आपकी लाइन स्टार्ट होती है ना, एग्जैक्ट जहां से पोम शुरू होती है, उससे पहले ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है जो हमें समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। तो वो डेंटे के इन्फर्नो से लिखा गया है, वो जो उसका एपिग्राफ है, ठीक है, उसका एपिग्राफ जो है वो डेंटे के इन्फर्नो से लिया गया है। मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको थोड़ा सा। देखिए, आपसे पूछा जाए कि जो एपिग्राफ है किसका, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रो का, वो कहां से लिया गया है, वो डेंटे के इन्फर्नो से लिया गया है। और जो लाइंस दी गई हैं, यानी जो पोम आपके शुरू होती है, उस पोम से पहले ऐसा कुछ एक जो है लैंग्वेज के अंदर कुछ लिखा हुआ है, डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर। तो ये जो लाइंस थी जो एपिग्राफ के रूप में थी, काउंट गिडो डी मॉन्टेफेलेट्रो स्पीकिंग फ्रॉम हेल, यानी इस बंदे ने, इस जो है डेंटे के इन्फर्नो है, उसमें से इस कैरेक्टर ने जो है ये लाइंस हेल के अंदर से बोली थी। तो आपको सिर्फ याद रखना है, आपको उसको ट्राई नहीं करना कि ये लाइंस जो है मैं रट लूं या इनको लर्न कर लूं, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो डिफरेंट लैंग्वेज में है, वो डेंटे के इन्फर्नो से है, तो आप उसको इजिली जो है नहीं कंप्रीहेंड कर सकते। तो उसको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो एपिग्राफ ऑफ द पोम है वो डेंटे के इन्फर्नो से लिया गया है। राइम और मीटर कैसा है, ये फ्री वर्ड्स में, एज यू नो जो मॉडर्न राइटिंग थी उसके अंदर क्या था, क्योंकि टी.एस. एलियट वाज मॉडर्न राइटर, तो जो मॉडर्न राइटर्स हैं दे वर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स विद देयर राइटिंग स्टाइल। वो फ्री वर्ड्स में लिख रहे थे, वो किसी राइम स्कीम के ऊपर जो है पैटर्न के ऊपर जो है फोकस्ड होकर के कुछ भी नहीं लिख रहे थे। और इरेगुलर राइमिंग पैटर्न्स भी था, यानी रेगुलर फॉर्म में नहीं लिख रहे थे, इरेगुलर जो है राइमिंग पैटर्न था। उसके बाद पोम का स्ट्रक्चर देखिए, जब शुरू होती है पोम तो वो एपिग्राफ से होती है, जो कि डेंटे के इन्फर्नो से लिया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है इसमें दिखाया जाता है कि अर्बन वॉक एंड टी पार्टी, यानी जहां पे वो बैठा हुआ है, जिस प्लेस पे, उस प्लेस पे कोई पार्टी वगैरह चल रही है, और वो अर्बन वॉक यानी वहां पे जो है अर्बन लेडीज और जो माइकल एंजेलो के बारे में बात कर रही हैं, पेंटर के बारे में, मींस दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट, है ना। तो टी पार्टी चल रही है, वहां पे बैठा हुआ है, और वहां पे बैठे बैठे वो कुछ जो है कोई एक्शन करने की सोच रहा है, जस्ट लाइक हैमलेट, कि हैमलेट कुछ करना चाहता है, बट वो इन एक्शन जो है उसकी, वो थॉट्स के थ्रू, यानी वो थॉट करता रहता है, सोचता रहता है, बट ही इज नॉट एक्टिंग अपॉन दैट। जस्ट लाइक यहाँ पे प्रूफ रॉक में क्या करता है, हेजिटेट करता है, उसको एंजाइटी फील होती है कि अगर जो है उसने ना कर दिया तो क्या होगा, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया मेरा प्रपोजल तो क्या होगा, अगर उसने सोचा कि इतने दुबले पतले पांव वाला ऐसे गंजा सा जो बाल जो है पर्सन ये कैसे मुझे प्रपोज कर सकता है, तो वो हेजिटेट कर रहा है अपनी एक्शन को जो है एग्जीक्यूट करने में। तो ये आपका जो है इसके अंदर आ गया। फिर ड्राउनिंग इन रियलिटी, उसके बाद जो है रियलिटी के अंदर वो ड्राउन हो जाता है। तो विल डिस्कस द पोम, इसके बाद थोड़ा सा इसका समरी देखेंगे हम लोग। तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया कि ये जो पोम थी 1915 के अंदर जो है आई थी। इस पोम के अंदर जो है आप कह सकते हो ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये ध्यान रखना है सच कि यहाँ पे ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो यूज किया गया है। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है जनरली कि जो स्पीकर होता है वो बोलता है, वो हमें सुनाई देता है, बट इसके अंदर क्या है, वो सुनाई नहीं दे रहा, वो अंदर ही अंदर उसके सब कुछ चल रहा है, यानी जो है इंटीरियराइज्ड है उसके अंदर सब कुछ। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग बट हाईली मॉडर्नाइज्ड एंड इंटीरियराइज्ड है इसके अंदर। नैरेटिव टेक्निक, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है इसके अंदर, एपिग्राफ मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप यू गॉट दिस। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो थीम है वो क्या है, आपको पता है। फर्स्ट तो है इसमें मॉडर्न एंजाइटी, यानी इनकैपेसिटी टू टेक एक्शन, डू आई डेयर। एक लाइन आएगी पोम के अंदर कि डू आई डेयर, इस तरीके से वो कहेगा। तो उसकी वो कहता है कि क्या मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। दैट मीन्स वो इसकी जो है इनकैपेसिटी की एक्शन को करने के लिए उसकी इनकैपेसिटी को शो करता है कि वो उसके अंदर क्षमता नहीं है वो कार्य करने के लिए। अलाइनेशन एंड लॉनलीनेस, आपको पता है कि वो जो इतनी भीड़ वाली प्लेस पे वो बैठा हुआ है, ठीक है, वहां पे आप मान लीजिए किसी पब के अंदर वो बैठा है, और उस पब के अंदर जो है इतने सारे लोग हैं, बट स्टिल ही फील एलाइनेटेड। उसका कोई फ्रेंड नहीं है, उसका ना वो कोई जो है किसी के साथ बात कर रहा है, वो अपने अंदर ही अंदर जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के थ्रू जो है फ्लो ऑफ थॉट्स को घुमाता रहता है।
तो उसके अंदर लॉनलीनेस है, अलाइनेशन है। अब देखिए फ्रेजाइल ईगो एंड एजिंग, एक थीम इसका ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑब्सेशन विद थिनिंग हेयर, ग्रोइंग ऑफ ओल्ड एंड सोशल जजमेंट। सोशल जजमेंट मतलब क्या सोचेंगे, है ना, कि मैं जब ऐसा कुछ करूंगा, कोई ऐसी एक्शन लूंगा तो क्या सोचेंगे लोग, यानी सोशल जजमेंट की परवाह भी वो यहाँ पर कर रहा है ना। तो फ्रेजाइल ईगो एंड एजिंग के बारे में बात यहाँ पर चल रही है। कम्युनिकेशन फेलियर, यानी वो कहता है कि मैं कैसे समझा पाऊंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इट इज इम्पॉसिबल। ये लाइन भी इसके अंदर आई थी कि वो कहता है प्रूफ रोग कि इट इज इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, कि जो मेरे अंदर है, जो मैं रियल में कहना चाहता हूं, उसको कह पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगेन जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन फेलियर जो है प्रूफ रोग के अंदर, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो दीज आर द मेजर थीम्स, मॉडर्न एंजाइटी एंड पैरालिसिस, देन एलाइनेशन एंड लॉनलीनेस, फ्रेजाइल ईगो एंड एजिंग एंड कम्युनिकेशन फेलियर। उसके बाद देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा आपको इसकी समरी बता देती हूं। प्रूफ रोग क्या होता है, एक इनसिक्योर मॉडर्न मैन होता है, ठीक है, और वो स्टार्टिंग में ही कहता है यू एंड आई। देखिए यहां पे टू काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हम लेकर चल सकते हैं। एक तो ये है कि जो लाइन है यू एंड आई, है ना, चलो चलते हैं तुम और मैं, है ना, तो हो सकता है कि वो यू जो है वो किसके लिए यूज कर रहा हो, हम लोगों के लिए, यानी रीडर के लिए, और आई जो वर्ड है, प्रोनाउन है, वो खुद के लिए यूज कर रहा हो। इट इज पॉसिबल, है ना, ऐसा हो सकता है। दूसरा इंटरप्रिटेशन जो है, कुछ क्रिटिक क्या मानते हैं कि यू एंड आई का मतलब क्या है कि वो अपना और अपना जो रिफ्लेक्शन है, यानी अपनी दो सेल्फ को वो देखता है, टू सेल्फ के बारे में बात करता है। एक तो वो सेल्फ उसकी जो उसकी आउटर अपीयरेंस, और एक इनर जो उसकी जो है, आप कह सकते हो इनर अपीयरेंस है उसकी। तो जो आई है वो उसका जो है एक्सटर्नल जो अपीयरेंस उसके बारे में, और यू है जो अपनी परछाई जिसको हम कहते हैं, या अपना जो है जो इंटरनल जो आप कह सकते हो इंटरनल सेल्फ जो है उसकी बात कर रहा है। टू वॉक थ्रू डर्टी फॉगी सिटी स्ट्रीट्स। अब देखिए जो लंदन जो लाइफ है उसको ये कहा गया है कि लंदन जो है वो कैसी सिटी है, वो डर्टी एंड फॉगी सिटी स्ट्रीट्स है, यानी बहुत ज्यादा फॉग से भरी हुई। यहाँ पे एक जो है कैट का जो है यहाँ पे एक मेंशन भी आएगा जिसमें उसको ऐसे कहा गया कि इस तरीके से फॉग जो है वो जंप कर रही है, या इस तरीके से वो जो है हिट कर रही है विंडोज को, जैसे कि कैट जो है कर रही हो। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना कि फॉगी सिटी स्ट्रीट्स की बात करी है और डर्टी कहा है उसको। ही इज हेडिंग टुवर्ड्स अ सोशल गैदरिंग, यानी टी पार्टी की तरफ जा रहा है। वहां पे विमेन कैन कम एंड गो टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, यानी वहां पर जो जिस स्पेस पे वो जा रहा है वहां पर विमेन है, और वो विमेन किस पेंटर की बात कर रही हैं, वो माइकल एंजेलो की बात कर रही हैं। और वो पूछना चाहता है एक ओवरवेलमिंग क्वेश्चन लाइक अ मैरिज प्रपोजल और डीप रोमांटिक कन्फेशन, यानी यहाँ पर जो आप कह रहे हो ना, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ, जो लव सॉन्ग है, इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पूरे के पूरे अंदर उसको एक कह सकते हो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो उसके इंटरनल चल रहा है यू एंड आई के बीच में, यानी उसका जो सेल्फ है और उसका जो आउटर अपीयरेंस उसके बीच में। हो सकता है वो किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा हो, या हो सकता है वो किसी को जो है डीप रोमांटिक कन्फेशन करना चाहता हो। तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक गेस लगा रहे हैं कि यहाँ पे एक ओवरवेलमिंग क्वेश्चन है कि लाइकली, यानी ही वांट्स टू आस्क, वो पूछना चाहता है, हो सकता है किसी का शादी के लिए हाथ मांगना चाहता हो, या डीप रोमांटिक कन्फेशन जो है वो करना चाहता हो। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। बट ही कॉन्टिन्यूस डिलेज, वो डिले करता रहता है, जस्ट लाइक हेमलेट, उसको उसके अंदर हिम्मत नहीं होती, बार बार कहता है डू आई डेयर, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको डर है रिजेक्शन का एंड सोशल रिडिक्यूल का, कि कहीं वो मुझे मना ना कर दे, मेरे प्रपोजल को ठुकरा ना दे, और कहीं मैं लोगों के लिए हंसी का पात्र ना बन जाऊं। तो इसलिए वो सोशल रिडिक्यूल और रिजेक्शन के डर से वो काम नहीं कर पाता। ही कंपेयर्स हिमसेल्फ, अब देखिए वो अपने आप को लवली क्रैब के साथ जो है कंपेयर करता है, एंड स्टेट ही इज नॉट हीरो मटेरियल लाइक प्रिंस हैमलेट, और ये भी कहता है कि मैं तो बहुत, मेरा दर्जा तो बहुत नीचा है, मैं निचले दर्जे का बंदा हूं, मैं कोई कहीं का प्रिंस थोड़ी हूं, मैं कोई प्रिंस हैमलेट थोड़ी ना हूं कि मुझे मैं प्रपोज करूंगा और अगली बंदी मुझे हाँ कर देगी। तो यहाँ पे वो अपने आप को प्रिंस हैमलेट के साथ कंपेयर करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसकी एंडिंग ट्रेजिक होती है, ट्रेजिक विजन ऑफ मरमेड्स हु वांट सिंग टू हिम
ह्यूमन वॉइसेस वेक हिम एंड ही ड्राउन्स इन रियलिटी। यानी वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, पूरा इल्यूजनरी जो है वो उस टाइम पे बैठ करके वहां पे इल्यूजन्स में जो है क्योटिक सिचुएशन में डूबा हुआ होता है, और अचानक से ह्यूमन वॉइसेस आती है, वो उसे उठा देती हैं और वापस से वो जो है उस सपने की दुनिया से रियलिटी में बाहर आ जाता है। इट मीन्स वो करता कुछ नहीं है, वो सोचता रहता है कब से। पूरी जो है पोम आप जब पढ़ोगे गेट टू नो, वेरी इजी लैंग्वेज, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। आप पोएट्री फाउंडेशन पर जा करके पूरी पोम को एक बार रीड करना, बहुत ही अच्छी पोम है। और इसके जो क्वेश्चंस हैं उसके थ्रू मैं और आपको इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स बता दूंगी। सो आई होप यू गॉट द क्विक कोर समरी ऑफ दिस पोम। अब देखिए यहां पे ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, यहां पे प्रूफ्रोक जो है वो आर्केटाइप ऑफ एंटी हीरो है। अनलाइक ट्रेडिशनल रोमांटिक हीरोज, ही इज न्यूरोटिक, सेल्फ कॉन्शियस एंड इनकेपेबल ऑफ मेकिंग अ सिंपल डिसीजन। आप समझ सकते हैं हीरो क्या होता है, जो बड़े बड़े फैसले, बड़े बड़े डिसीजन ले सकता है, जो सेल्फ जो है आप कह सकते हो इतना अपने आप को लेकर कितना सेल्फ कॉन्शियस नहीं होता है ना। तो यहाँ पे ये कैसा है, प्रूफ्रोक न्यूरोटिक है, बहुत ज्यादा न्यूरोटिक आप कह सकते हो, सेल्फ कॉन्शियस है, अपने आप को लेकर के कॉन्शियस में अच्छा लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं, और इनकेपेबल, और उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो सिंपल सा डिसीजन जो है वो प्रॉपरली ले सके। चलिए अब बारी है हमारे कुछ जो है एमसीक्यू की। आई एम गोइंग टू डिस्कस 25 एमसीक्यूज विद डिटेल। आपको अच्छे से इसको सुनना है। देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक फर्स्ट पब्लिश। तो एज यू नो मैंने आपको बताया था कि प्रूफ्रोक जो है वो 1915 में पहली बार पब्लिश हुआ था। किसके अंदर? पब्लिश इन पोएट्री अ मैगजीन ऑफ वर्ड्स इन 1915 ड्यू टू एजरा पाउंड्स रिकमेंडेशंस एंड लेटर इन एलियट्स 1917 बुक। आपको पता है कि एजरा पाउंड जो है he was great writer at the time, but उसको इतना जो है पॉपुलैरिटी नहीं मिली ड्यू टू हिज पॉलिटिकल कनेक्शंस, है ना, उसका पॉलिटिकल कनेक्शन ज्यादा था और उसकी वजह से जो है उसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली, मतलब वो एंटी आप कह सकते हो पार्टी से था इस वजह से। तो एलियट ने जब आपको पता है वेस्टलैंड जब लिखी थी तो वेस्टलैंड को डेडिकेट भी किसको किया था? अपने मित्र इसी को, यानी ये इनका खास फ्रेंड था, अपने फ्रेंड जो है एजरा पाउंड को डेडिकेट की थी, जो कि 1922 में आई थी द वेस्टलैंड। और आपको पता ये भी होना चाहिए कि वेस्टलैंड जो है, वेस्टलैंड को कम से कम आप कह सकते हो आधी से भी आधी कट कर दिया था, बहुत बड़ी लिखी थी, एक एपिक लिख दी थी एलियट ने, उसको कट शॉर्ट करने का काम भी किसने किया था? एजरा पाउंड ने। तो एजरा पाउंड जो है इनका आपको ध्यान रखना है कि इनके कहने पर इन्होंने इस पोम को जो है 1915 में पब्लिश किया था, क्योंकि एलियट को लग रहा था कि मैंने लिख तो दी है पर मुझे इसको पब्लिश करवाना चाहिए। तो एजरा पाउंड ने जब इसको पढ़ा तो कहा वाह क्या लिखा है तुमने, बहुत अच्छी आपकी जो है इमेजिनेशन पावर है, तुम्हें इसे जरूर जो है पब्लिश करवाना चाहिए। तो उनके कहने पर 1915 में इसको पब्लिश करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिग्राफ जो है पोम का आपको पता है कहां से लिया गया है? जो एपिग्राफ है जहां से पोम आपकी शुरू हो रही है, शुरुआत में ही क्या है? डेंटे के इन्फर्नो से लिया गया है। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, गिडो डी डा मॉन्टीफेल्ट्रो, ये जो है इसने हेल में जो बोला था उसकी जो लाइनें हैं, जो स्पोकन वर्ड्स है, वो यहाँ पे एपिग्राफ के रूप में यूज किए गए हैं। और ये कैंटो नंबर 27 ऑफ डेंटेज इन्फर्नो से लिया गया है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर व्हाट लिटरेरी फॉर्म, इसकी जो लिटरेरी फॉर्म है वो क्या है? तो मैंने आपको बता दिया था लिटरेरी फॉर्म क्या है इसकी, ड्रामेटिक मोनोलॉग में इसे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये लाइन देखिए, आई हैव मेजर्ड, यहां पे मैं आपको आंसर नहीं दिखा रही, जब आप पोम को पढ़ेंगे, आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद, मैंने लाइफ को मेजर किया है, तो किससे किया है? सिगरेट बट्स, कॉफी स्पून्स, टी कप्स एंड एम्प्टी आवर्स। अगर आपने एक बार भी पोम को पढ़ा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर आएगा कॉफी स्पून्स। कॉफी स्पून्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? हाईलाइट द अल्टीमेट ट्रिविलिटी, रिपीटेशन, बॉर्डम ऑफ मॉडर्न अपर मिडिल क्लास लाइफ। तो यहाँ पे कॉफी स्पून्स का मतलब क्या है कि जैसे आप मान लो इतने बोर हो रहे हो, और उस बोर में आप बॉर्डम को जो है आप क्या कॉफी स्पून से नाप रहे हो कि आपको कितने घंटे हो गए, है ना। तो जो आपका कॉफी स्पून है ये ट्रिविलिटी को शो करता है, रिपीटेशन यानी जो आपके साइक्लिक वर्क है, जो रिपीटेटिव वर्क है कि रोज सुबह उठना, वही नहाना धोना खाना पीना और उसके बाद काम पे जाना, फिर वापस से आकर के जो है, यानी जो लाइफ की मीनिंगलेसनेस है उसके बारे में आप कह सकते हो, बॉर्डम के बारे में बात कर सकते हो, अपर मिडिल क्लास लाइफ के बारे में। तो उसने कहा कि आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स, ये एज इट इज लाइन है पोम में से।
व्हाट कलर इज द फॉग? फॉग का कौन सा कलर है? तो जो फॉग है उसका कौन सा कलर है? येलो कलर की फॉग है और रिप्रेजेंट करती है स्मोक, पॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन ऑफ लंदन। तभी तो लंदन को कैसे कहा है उसने? फॉगी, फॉगी डर्टी स्ट्रीट्स। ठीक है, ऐसा बोला है। तो क्यों बोला है? क्योंकि जो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण जो बहुत ज्यादा डर्टीनेस आ गई है, पोल्यूशन आ गया है, उसको कंपेयर किया है येलो फोक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, व्हिच इटालियन रेनेसा आर्टिस्ट डू द वुमेन टॉक अबाउट? देखिए किस जो है इटालियन आर्टिस्ट की वो बात कर रहे हैं, तो आपको पता ही है, मैंने अभी बताया था, माइकल एंजेलो के बारे में बात कर रहे हैं। तो इट मीन्स देखिए ये शो करता है, जैसे कोई बंदा है वो बार बार जो है हाई फाई ब्रांड्स के बारे में बात करे, या फिर जो है बहुत ज्यादा अपने आप को प्रिटेंशियस हो करके अपने आप को रिप्रेजेंट करे, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है? उसको सुपरफिशियलिटी, यानी अपने आप को जो है सुपरफिशियली या अपने आप को बहुत ज्यादा शो ऑफ करना, बॉस्ट ऑफ करना, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लाइन है, इन द रूम द वुमेन कम एंड गो, एंड टॉकिंग ऑफ माइकल एंजेलो, तो वुमेन आ रही हैं और जा रही हैं, बट दे आर टॉकिंग अबाउट माइकल एंजेलो। तो माइकल एंजेलो जो है वो यहाँ पे इटालियन रेनेसा आर्टिस्ट है जिसके बारे में विमेन बात कर रही हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इसलिए दिया गया कि उनकी जो प्रिटेंशियस लाइफ है, जो शो ऑफ करने वाली जो उनकी आदत है, उसको यहाँ पर वो क्रिटिसाइज कर रहा है प्रूफ रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, प्रूफ रोक एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट ही इज नॉट विथ शेक्सपियरियन कैरेक्टर। अब यहाँ पे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि नो, आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, नॉर वॉज मेंट टू बी, आई एम an attendant lord, he feels too insignificant to be a tragic hero। तो आपको यहाँ पे प्रिंस हैमलेट जो है ये ध्यान रखना है कि वो अपने आप को जो है क्या कहता है कि मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं प्रूफ रोक हूं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what body parts features of his own is proof rock highly self conscious about? अब ये बात भी आपको पता चल गई जब मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि वो अपने पतली पतली टांगों से और अपने जो है एजिंग के कारण जो उसके सिर पे बालनेस आ गई है उसको लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस है। तो टीथ के लिए नहीं है, हाइट एंड वेट के लिए नहीं है, बाल्ड स्पॉट एंड थिन लिम्स इसके कारण है। तो लिखा है ना, लाइन है, हाउ इज हेयर इज ग्रोइंग थिन, यानी लोग क्या सोचेंगे? अगेन ही इज वरिंग अबाउट द सोशल जजमेंट। अभी भी वो सोशल जजमेंट के बारे में सोच रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? हाउ हिज हेयर इज ग्रोइंग थिन, माई आर्म्स एंड लेग्स आर थिन, शोकेसिंग हिज एजिंग एंजाइटी। तो यहाँ पे वो जो उसकी एज जो है वो बढ़ती जा रही है, उसके प्रति जो है उसकी एंजाइटी को रिप्रेजेंट करता है। ये जो आपका यहाँ पे कोट किया हुआ है ये। What marine creature does proof rock compare himself to? अब किस मैराइन क्रिएचर के साथ जो है वो अपने आप को, मैंने अभी बताया था, पेयर ऑफ रग्ड क्लॉज, इसके साथ जो है कंपेयर करता है। तो कहता है आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रग्ड क्लॉज scuttling across the floors of silent seas, symbolize absolute loneliness and desire to escape human society। यानी उस सोसाइटी में वो इतना ज्यादा लाइनेटेड फील करता है कि वो कहता है कि काश मैं एक सी में रहने वाला ऐसा एक इंसेक्ट होता, एक क्रिएचर होता, पेयर ऑफ रैग्ड क्लॉथ मेरे होते, कि मैं वहां पे जाकर के सी के अंदर जो है साइलेंटली बैठ जाता, साइलेंट सी के अंदर आराम से बैठ जाता। तो ये उसकी शो करती है ह्यूमन सोसाइटी से एस्केपिज्म की भावना। Who is the eternal footman who holds proof rock's coat and sneakers? अब देखिए यहां पर वो कह रहा है कि who is the eternal footman? उसने eternal footman किसको कहा है? जिसने प्रूफ रॉक के कोट और स्नीकर्स को पकड़ा हुआ है, तो टाइम ने या डेथ ने। तो ठीक है, तो ये जो है रिप्रेजेंट डेथ और टाइम, मॉकिंग हिज हेजिटेशन एंड स्मॉल लाइफ, यानी जो उसकी हेजिटेशन है या टाइम का मतलब है कि उसके पास बहुत ही कम टाइम है। ही इज ऑलरेडी एजिंग फास्ट, वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी जो है एज कर रहा है, वो ओल्ड हो रहा है। तो उसकी स्मॉल लाइफ और प्लस उसकी हेजिटेशन, की एक तो वक्त कम और ऊपर से मैं इतना हेजिटेट हो रहा हूं, तो मैं अपनी बात कब कहूंगा। तो ये जो उसका हेजिटेशन है, स्मॉल लाइफ है, इसके लिए इटर्नल फुटमैन वर्ड यूज किया गया है टाइम एंड डेथ के लिए। ठीक है, Which biblical characters who was beheaded does proof of compare himself to? अब देखिए जिसको behead किया गया था किसके साथ कम? Though I have seen my head brought in upon a platter, I am no prophet। तो जिस प्रॉफिट के बारे में बात की है वो है जॉन द बैप्टिस्ट। किस प्रिंस की बात की है? तो आपने ध्यान रखना है, प्रिंस की पूछे तो हैमलेट, अगर पूछे कि ऐसा कौन सा बिब्लिकल कैरेक्टर है जिसके साथ प्रूफ रॉक ने अपने आप को कंपेयर किया, तो है जॉन द बैप्टिस्ट। और अगर पूछे किस मैराइन क्रिएचर के साथ अपने आप को कंपेयर किया है, तो द रैग्ड क्लो जो है उसके साथ इसने कंपेयर किया है। तो आई होप ये 3 क्वेश्चन जिसमें इस कंपैरिजन किया है समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who does Prufrock think will not sing to him at the end of the poem? देखिए मैंने कहा था कि उसने लास्ट में कहा था कि मेरे लिए गीत नहीं गाएंगे. कौन नहीं गाएंगे? मरमेड्स. तो आपको ये लाइन भी मैंने अभी बताई थी समरी के अंदर कि I have heard the mermaids singing age to age. I do not think that they will sing to me. ये लाइन मैंने पोम की एज इट इज ली है यहाँ पर so that आपको याद रहे. ये शो करता है कि उसका रोमांटिक एक्सक्लूजन एंड रोमांटिक फेलियर, कि उसके लिए कोई मरमेड नहीं आएंगे जो उसके जैसे ना कहते ना कि कोई ऐसे मेरे लिए जो है कोई लव सॉन्ग नहीं गाएगा. तो ये कह रहा है सोशल एक्सक्लूजन की बात करता है, कहता मैं तो इस सोसाइटी से बिलोंग ही नहीं करता, ये मेरे लिए क्यों गाएंगे गीत, ये मेरी जो है कुछ भी नहीं लगती काइंड ऑफ आप कह सकते हो. तो ये जो है द मरमेड्स के लिए यूज करता है कि वो मेरे लिए नहीं गाएंगी. What technique Eliot used to jump between unrelated thoughts of Prufrock? तो आपको पता ही है कि जो उन्होंने यहाँ पे अनरिलेटेड थॉट्स को प्रेजेंट करने के लिए यूज किया है एलियट ने, वो क्या किया है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक यूज की है ना. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लाइन टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट रेफर्स टू व्हाट? अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि द लाइन, अब देखिए क्या होता है कि हम लोग अपनी लाइफ में कितने ही वरीड हो, कितने ही डिप्रेशन या एंजाइटी में हो, स्टिल वी वेयर अ मास्क ऑन आवर फेस, द मास्क ऑफ अ स्माइल, कि हम अंदर से कितने भी दुखी हैं बट स्टिल हम अपने फेस पे जो है स्माइल रखते हैं. तो यहाँ पे कहना चाहता है इस लाइन में, देखिए टू प्रिपेयर अ फेस, क्या करना? फेस प्रिपेयर करना, यानी एक ऐसा फेस जो है प्रिपेयर करना जो मीट द फेसेस. फेसेस मतलब यहाँ पे हो गए पीपल दैट यू मीट, यानी जिन लोगों से तुम आने वाले, जब तुम रास्ते में तुम्हारे कोई भी लोग तुमसे जो जानकार हैं, नॉन या अननोन है, जब उनसे मिलते हो तो उनके मिलने के लिए भी आप अपने आप को जो है, अपने फेस को जो है प्रिपेयर करते हो कि कितना स्माइल करना है, कितना स्माइल नहीं करना है, उदास रहना है. तो आप अपने आप को जो प्रिपेयर करते हो, ये क्या शो करता है? ऑब्वियसली सोशल मास्क एंड हिपोक्रेसी ऑफ द पीपल, लोगों की हिपोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है कि उनके अंदर कुछ और चल रहा होता है, छल एंड कपट, और फेस पे जो है वो क्या रखते हैं? मास्क रखते हैं. तो आप जो है इस लाइन से ही समझ गए होंगे कि सोशल मास्क एंड हिपोक्रेसी की बात जो है ये कर रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, हु इज द बिब्लिकल फिगर मेंशन्ड इन द पोएम हु कम्स बैक फ्रॉम द डेड? अब देखिए लेडी लिजारस के नाम से आपको ध्यान रखना है. एक तो लेडी लिजारस के नाम से जो है वर्जिलिया वुल्फ ने एक पोएम लिखी है, ठीक है, वो उसकी बार बार सुसाइड करने की हैबिट जो है उससे जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेडी लिजारस लिखी है. एक और टी.एस. एलियट ने जो है आई एम लिजारस कम फ्रॉम द डेड, ये लाइन पोएम के अंदर आई है. अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग, जो पोएट्री फाउंडेशन है वहां से एक बार पोएम को जरूर रीड आउट कर लेना, ठीक है. और वहां से जब रीड आउट करोगे तो वहां आपको लाइन मिलेगी, आई एम लिजारस कम फ्रॉम द डेड. तो डेड यानी मैं मौत को छू के टक से वापस आ गया हूं. तो ये जो है किसने कहा? लिजारस, यानी आई एम लिजारस. तो लिजारस वर्ड जो है आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द स्पीकर से ही विल वियर एट द बीच? अब देखिए वो वियर पे क्या वियर करता है बीच के ऊपर? फ्लैनल ट्राउजर्स रोल्ड अप. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. ये भी लाइन है, आई शैल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड. इट शोज अ डेस्परेट अटेम्प्ट टू फॉलो यूथफुल फैशन ट्रेंड एज ही ग्रोज ओल्ड. अब वो बूढ़ा हो रहा है, लेकिन जैसे आपको पता है कि जैसे वो नी लेंथ तक जो है आप क्या करते हो, अपने रोल ऑन कर लेते हो जो भी आपने ट्राउजर पहना हुआ है उसको. दैट शोज द यूथ, है ना. तो यंग एज को जो है रिप्रेजेंट करता है. तो इट शोज डेस्परेट अटेम्प्ट, यानी वो डेस्परेटली ऐसा कर रहा है ताकि वो अपने आप को ये एहसास करा सके कि आई एम नॉट एजिंग, आई एम जस्ट यंग राइट नाउ, ठीक है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लैनल ट्राउजर्स रोल्ड अप के बारे में यहाँ पे बात की गई है. What question does Prufrock continually avoid asking throughout the poem? अब क्या क्वेश्चन जो है वो पूरी पोम के अंदर जो है अवॉइड करता है आस्किंग? तो आपको मैंने बताया था ओवरवेलमिंग क्वेश्चन, यानी आपको नहीं पता एक्सप्लिसिटली कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, बट हमने एक अंदाजा लगाया था. इट माइट बी अ प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल, और इट्स अ रोमांटिक कन्फेशन. तो आप जो है इसमें क्या कह सकते हैं? एन ओवरवेलमिंग क्वेश्चन. मैंने जब आपको समरी बताई थी तब भी ये लाइन, ये वर्ड इसीलिए यूज किया था सो दैट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो यू आर इजीली आंसरेबल, है ना. तो देखिए प्रूफ्रोक कंटिन्यू अवॉइड करता है आस्किंग थ्रू आउट द पोएम. तो आपको ऐसे ही कुछ दिया हुआ मिलेगा तो आपको बताना है ओवरवेलमिंग क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इवनिंग इज स्प्रेड आउट अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल. देखिए कितनी प्यारी यहाँ पे इमेजरी कह सकते हो, और यहाँ पे लाइक का वर्ड का यूज हुआ है तो आप कह सकते हो ये सिमिली है ना. तो देखिए द इवनिंग इज स्प्रेड, यहाँ पे
इवनिंग को जो है कहा है कि इवनिंग ऐसे स्प्रेड हो रखी है जैसे कि टेबल के ऊपर बेहोश किया हुआ। एथराइज्ड का मतलब होता है जिसको एनेस्थेशिया देकर के बेहोश करके टेबल के ऊपर पेशेंट को लेटाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कितनी ब्यूटीफुल जो है यहाँ पे इमेजरी यूज की है, सिमिली का यूज करके टीएस एलियट ने क्या कहा है कि ऐसे लग रहा है इवनिंग जैसे वो स्प्रेड हो रही है अगेंस्ट द स्काई लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। तो इसके अंदर लाइक वर्ड आ गया तो इट इज ऑब्वियस कि ये सिमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, who is the prominent modernist critic poet who heavily helped Eliot edit and publish this poem? आपको पता ही है, none other than कौन है यहाँ पे, इजरा पाउंड। ठीक है, एलियट का जीनियस इमीडिएटली फोर्स्ड हैरिट मोनरो टू पब्लिश पोएट्री मैगजीन। तो आपको पता है कि इजरा पाउंड जो है इसने हेल्प किया था एलियट को एंड ही इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ हिम। What fruit does Prufrock wonder if he should dare to eat? अब देखिए कौन सा जो है यहाँ पर फ्रूट जो है जिसके बारे में बात कर रहा है, देखिए क्या कह रहा है, shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach? The peach symbolize erotic sensual pleasure and dietary anxieties of an old man. यानी पीच हजम नहीं होता, जब ओल्ड पर्सन होता है उसको पीच खाना उसके लिए ठीक नहीं है। दूसरा जो है डाइटरी के साथ साथ ये एक सेंसुअल प्लेजर है, इरोटिक प्लेजर है। इट मीन्स he is he lacks the आप कह सकते हो सेक्सुअल पार्टनर। तो कहता अगर मैंने पीच खा लिया तो पहली बात तो जो है मेरे पास कोई ऐसा जो है इस ऐसी एज में हूं कि मेरे वो हजम नहीं होगा, और दूसरा जो है इससे मेरे अंदर इरोटिक या सेंसुअल प्लेजर्स की जो है डिमांड बढ़ेगी। तो कहता है डू आई डेयर टू ईट अ पीच, क्या मुझे पीच खा लेना चाहिए? तो यहां पर आप कह सकते हो ये जो ऑप्शन है अ पीच, ये यूज किया है प्रूफ्रोक ने दैट ही शुड डेयर टू ईट, इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेक्स प्रूफ्रोक? अब लास्ट मैंने बताया था आपको कि क्या ऐसा था कि जिससे प्रूफ्रोक जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में गया हुआ था अपने यादों में, अपनी आप कह सकते हो यादों नहीं कह सकते, आप कह सकते हो जो उसकी प्रेजेंट सिनेरियो है उसको देखते हुए वो कहीं खोया हुआ था, वो कुछ करने की सोच रहा था। ठीक है, तो एट द टाइम कौन जो है वेरी एंड ऑफ द पोम उसको वेक करता है, उठाता है? तो अलार्म क्लॉक नहीं, ह्यूमन वॉइसेस, यानी जिस प्लेस पे वो बैठा है दैट इज क्राउडेड प्लेस और वहां पे ह्यूमन बींग्स हैं, मैन एंड विमेन हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है शोर शराबे वाला प्लेस है, तो आप कह सकते हो ह्यूमन वॉइसेस ने उसको अल्टीमेटली रियलिटी में लेकर आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डू आई डेयर डिस्टर्ब द यूनिवर्स? व्हाट डज दिस लाइन रिवील अबाउट प्रूफ्रोक? जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि उसको वो सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके अंदर आ जाते कि क्या मैं उसको प्रपोज कर दूं? आपको पता है अगर वो उसको प्रपोज करेगा तो हो सकता है वो ऊंची आवाज में उसको डांटे, तो कहता है इससे जो है मैं हो सकता है सोसाइटी को, जो मेरे आसपास लोग हैं उनको मैं डिस्टर्ब कर दूं। तो पूछता है अपने आप से कि क्या मैं हिम्मत कर लूं, क्या मैं उसको कह दूं डिस्टर्ब द यूनिवर्स, क्या मैं यूनिवर्स को डिस्टर्ब कर दूं? इट मींस ये हाइपरबोलिक सेल्फ कॉन्शियसनेस है, यानी यहाँ पर वो इस बात को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा है। ऐसा थोड़ी होगा कि वो एक जो है अपनी बात रखेगा और उससे पूरी दुनिया जो है वो बिखर जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। पूरी दुनिया डिस्टर्ब कैसे हो सकती है? तो आप कह सकते हो इसमें हाइपरबोलिक सेल्फ कॉन्शियसनेस है। What theme does the reference to half deserted streets? One might cheap hotels. तो इसका मतलब क्या, देखिए आपको खुद ही पता चल रहा है, हाफ डेजर्टेड मतलब आधी वीरान जो है गलियां, वन नाइट चीप होटल्स, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अर्बन डिके एंड मॉरल स्क्वेलर को। तो आपको ये समझ में आ गई होगी बात, ये आज के जो है कॉन्टेक्स्ट में भी काफी अच्छे से लागू होती है। नेक्स्ट जो है इन द लाइन डिफरेंशियल ग्लैड टू बी ऑफ यूज, हु इज प्रूफ्रोक डिस्क्राइबिंग? अब देखिए यहाँ पे किसको, हिमसेल्फ एज एन अटेंडेंट लॉर्ड। यहाँ पे वो क्या कह रहा है इन द लाइन डिफरेंशियल ग्लैड टू बी ऑफ यूज, हु इज प्रूफ्रोक डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ as an attendant lord, yani he sees himself not as a main character but as a minor like obsequious official like Polonius in Hamlet। यानी वो कहता है कि मैं हीरो नहीं हूं, मेरे अंदर हीरो मटेरियल वाला कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैं इतना फिजिकल अपीयरेंस मेरी अच्छी नहीं है, तो मैं जो है हीरो मटेरियल तो बिल्कुल भी नहीं हूं। हाँ, मैं एक साइड रोल प्ले कर सकता हूं, जो जैसे हीरो होता है उसके साथ उसका फ्रेंड दिखाया जाता है, कहता मैं वैसा कुछ कर सकता हूं जैसे पोलोनियस जो है वो हैमलेट में रोल प्ले करता है। तो वो अपने आप को कैसे कहता है? अटेंडेंट लॉर्ड के रूप में जो है कहता है कि मैं किसी लॉर्ड को, यानी कोई हीरो है उसका अटेंडेंट जरूर हो सकता हूं, बट मैं खुद जो है एज अ हीरो एक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज वेरी कॉन्शियस अबाउट हिज अपीयरेंस। नेक्स्ट जो है, ये जो पोम है, द टाइटल ऑफ द पोम इज हाईली आयरनिकल, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। देखिए इसका नाम तो क्या है? लव सॉन्ग, लेकिन कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ नजर आया जिसमें वो अपनी जो है बिलव्ड के बारे में कुछ सैंग कर रहा हो, लव के बारे में जो है
कुछ बात कर रहा हो, ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि हम जब पोम का टाइटल देखते हैं तो हमें लगता है कि द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ मतलब प्रूफ रॉक के लव सॉन्ग्स होंगे, बट इसका उल्टा है। तो आप कह सकते हो कि ये जो है इट्स नॉट अ लव सॉन्ग बट एन एनशियस कन्फेशन इज नो सॉरी एंशियस कन्फ्यूजन कन्फेशन। तो यहाँ पे ये लव सॉन्ग नहीं था, बल्कि वो चिंतित था कि मैं कन्फेस करूं नहीं करूं। यानी ये जो है किसी भी कन्फेशन की बात हो सकती है, मैरिज प्रपोजल भी हो सकता है या रोमांटिक लव कन्फेशन भी हो सकता है, लेकिन ये एंशियस है। थ्रू आउट द पोम आप देखोगे कि ही इज वरीड अबाउट हिज लुक्स, he is worried about his age, he is worried about his appearance। तो ये सारी चीजें जो हैं इस आप कह सकते हो पोम को क्या बनाती हैं, आयरनिकल बनाती हैं, क्योंकि इसका टाइटल वैसा नहीं है जैसी ये पोम है। सो आई होप यू गॉट द पोम। आपको मैंने कोशिश की है कि जो पोम की लाइंस हैं आपको ये जरूर याद रखना है, कॉफी स्पून्स की आई हैव मेजर्ड ऑल माई लाइफ विद कॉफी स्पून्स मीन्स आपने अपनी जिंदगी को कॉफी स्पून से, यानी आपने रोज रिपीटिशन के साथ सेम काम किए। बॉर्डम ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, मीनिंगलेसनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ये जरूर याद रखना है। जितनी भी मैंने पोम से रिलेटेड आपके सामने लाइंस बोली हैं उन लाइंस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, एंड ऐसे इस तरीके से जो है आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो पब्लिश जो है कब हुई थी, किसके जो है हेल्प से पब्लिश हुई थी, ये बात भी याद रखनी है। इजरा पाउंड के जो है हेल्प से ये पोम पब्लिश हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी स्टडी जो है अच्छे से करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से बिल्कुल कामनेस के साथ जो है अभी आपने लास्ट टाइम में रिवीजन करनी है, और जो भी टॉपिक्स आपके छूट गए हैं उनको छोड़ दो, जो आपके हो चुके हैं उन टॉपिक्स के एमसीक्यू लगा करके अपनी प्रेपरेशन जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद न्यू 3 पोम्स। जो आपकी नेक्स्ट 3 पोम्स होंगी उनके बारे में एमसीक्यू प्लस थोड़ा सा जो है डिस्क्रिप्शन के साथ हम उसको करेंगे। ओके, टेक केयर।